हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपनी एकलव्य सीरीज के 11th लेक्चर की। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी 10 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। जो भी बिगिनर हैं उनके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि आप इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख लो, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस सीरीज़ को पहली वीडियो से स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने इस सीरीज को इस तरह से कवर किया हुआ है कि आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो, आपकी पूरी बुकैब लास्ट तक कंप्लीट हो जाए। सीरीज अपनी कंटिन्यू चल रही है, आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। ऐसा मत करना कि आप बीच से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि तब आपको फ़ायदा नहीं होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप स्टार्टिंग से ही शुरू करें, ठीक है। जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो से अभी तक 10 वीडियोस देख ली और 11th वीडियो आज मैंने ये डाल रहा हूँ, तो उन्हें पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितना उन्हें फ़ायदा हो रहा है, ना केवल बुकैब में बल्कि क्लॉज टेस्ट में भी। क्योंकि क्लॉज टेस्ट भी किस पे बेस्ड है, आपके बुकैब पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। ऑप्शंस भी बुकैब पे बेस्ड आ रहे हैं, पूरा का पूरा क्लॉज टेस्ट समझना पड़ता है, ठीक है। मेंस में जाओगे तो आपको अनसीन पैसेज वगैरह मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पूरी जो सीरीज़ है वो होलिस्टिकली कवर की गई है, ताकि आपका कुछ भी बचे ना इसमें बुकैब में, ठीक है। तो आपका जैसा मैंने लिखा है कंप्लीट बुकैब, मतलब यहाँ पे आपकी कंप्लीट बुकैब होगी, आपको कुछ भी नहीं बचेगा। और इसके अलावा मैंने जैसा बोला कि आपको कोई भी बुक नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी पीडीएफ नहीं करनी पड़ेगी, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको कोई अलग से सीरीज़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई और वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, और इसके अलावा कोई दूसरी सीरीज़ मुझे भी नहीं लानी है कि मैं कोई और सीरीज़ लेके आऊँ जिसमें अलग से कराऊँ, क्योंकि बुक है पूरा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। चलिए देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताया, ये आप सब देख सकते हैं। कंप्लीट आपको सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पे, जो सीजीएल बुकैब का है, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, मिसस्पेल्ड, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपके 7 पॉइंट्स कवर हैं तो आपका पूरा बुकैब का सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। आप पेन कॉपी ले लीजिए, सीरियस रहिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपको नहीं आते वो वर्ड्स, तो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। नोट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई हैं, आप समझ लेना। क्योंकि एक सीरीज़ जब चलती है ना, तो सेम चीज़ें बार बार रिपीट करना सही नहीं रहता है, फिर बोरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जो पहली वीडियो से स्टार्ट किए हुए हैं उन्हें पता है हर बार वही चीज़ें बताना स्टार्टिंग में अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए वन शॉट वीडियोज़ में क्या होता है, एक बार बता दिया बस हो गया काम और पूरा अच्छे से पढ़ा दो। लेकिन वन शॉट वीडियोज़ काफ़ी बोरिंग वो भी हो जाती हैं, क्योंकि उतनी लेंदी हो जाती हैं कि फिर वो कंटेंट समझ में नहीं आता एक टाइम के बाद, कि 40-50 मिनट से ऊपर निकल गया टाइम तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो इसी वजह से कम टाइम में चीज़ें कवर हो जाएं। अब जैसे मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक शिफ्ट ली है, ठीक है। उस शिफ्ट में आप देखना कितनी जल्दी ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और जो सब नहीं आते वो आपको लिखने हैं, जो आते हैं वो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप वहाँ से देख लोगे। अगर आपको ये शब्द कोई नहीं आता है, ठीक है, किसी शब्द में, तो वो आपको कैसे जज करना है, आपको उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही, कि आपको बोलना नहीं आ रहा, कि आपको उसका मतलब नहीं पता। इसमें से कोई भी एक चीज़ आप लैग कर रहे हो तो आपको वो जो वर्ड है वो नोट करना है, ठीक है। ये सब बताया था कि आपको येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन इस तरह के कीवर्ड्स मिलेंगे जो मैंने मार्क किए हुए हैं। आप समझ जाओगे अगर इस तरह से मिल रहा है, येलो बैकग्राउंड है और रेड ये है, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट बुकैब है। ऑरेंज में है तो ये आपकी मॉडरेट है, येलो वाली ईजी है, वाइट तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपना लेवल जज कर लोगे, आप कौन से सॉल्व कर पा रहे हो तो आप समझ जाओगे आप किस लेवल पे खड़े हो। और ये ग्रीन वाला कलर तो आपको अब इतना दिखेगा, जैसे मैंने जो बातें आपसे बोली थी वो हूबहू वही बातें आपको दिखा भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने हवा में बातें कर दी हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि ग्रीन कलर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, तो आप देख लेना कि अब ग्रीन कलर का टाइम आ गया है, कि अब ये कितना ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आगे की जो वीडियोस लेके आऊँगा ना, इस 11 वीडियोस के बाद अब 12 वीडियो से जब आगे बढ़ूँगा, तो वहाँ पे जो ग्रीन कलर में कीवर्ड्स 5-6 बार रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है, या 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं, अब उन्हें मैं नहीं बताऊँगा। क्योंकि अब आपका ये काम बनता है कि अब आपको ये शब्द आना चाहिए, और अगर अभी भी नहीं आता है तो गलती आपकी है, मेरी नहीं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3-4 बार बता दिया, अच्छे से समझा दिया, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि फिर मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा वो नहीं बता पाऊँगा, उतने टाइम में मैं आपको वही सेम कीवर्ड्स बार बार बताता फिरूँगा, तो वो सही नहीं रहेगा। आपको नई चीज़ें सिखानी है, जल्दी कवर कराना है, तो फिर नई चीज़ें बताऊँगा, और जो ऑलरेडी रिपीट हो चुका 3-4 बार वो नहीं बताऊँगा। 1-2 बार जो आया है उसे ज़रूर बताऊँगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, फिर आप अपने एंड पे भी कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ बता दी। आज 17 सितंबर का शिफ्ट 1 लगाया हुआ है, तो देखेंगे कि उसमें क्या पीवाईक्यूज़ आए हैं और कैसे करना है। अब ये देखो, ये पूरे 5 के 5 कीवर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं पूरा ग्रीन है, मतलब ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो अगर मैं ना भी बताऊँ ना तब भी आंसर निकाल लोगे। सिनोनिम बताना है। थैंकफुल का मतलब होता है आभारी, जो आपका आभार समझे, आपने किसी की मदद की, उसे आपका आभार है कि हाँ आपने मदद की है, तो मुझे ये है कि मैं भी आपकी मदद करूँगा। और ओब्लाइज का मतलब भी यही होता है, तो आंसर मिल गया। थैंकफुल का हो गया ओब्लाइज।
ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अब ग्रीन में लिखता नहीं हूँ लेकिन ये बता दे रहा हूँ, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, कोई चीज़ जो अनक्लियर है, तो ये हो गया। अनग्रेटफुल का क्या है, ये इसका एंटोनिम हो गया। थैंकफुल, थैंकफुल का एंटोनिम हो गया अनग्रेटफुल, क्योंकि इसका एक सिनोनिम ग्रेटफुल भी होता है, जो मैंने पहले आपको बताया, ये कीवर्ड ही बताया है। क्योंकि इसकी बुकैब इतनी आसान है, हम लोग इतना डिफ़िकल्ट तरीके से ले जाते हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं, पता ही नहीं कि पढ़ना कहाँ से होता है, कैसे पढ़ना है। मैंने आपको बताया केवल शब्द का हिंदी मतलब पता हो, सारे आंसर्स निकल आएंगे, कहीं भी आपको एंटोनिम सिनोनिम के चक्कर में भागना नहीं है। तो आपको पता है ये ग्रेटफुल एक चीज़ हो गई और अनग्रेटफुल इसका एंटोनिम हो गया। तो आप शब्दों के साथ थोड़ा खेलना सीखिए, आप थोड़ा कनेक्ट करिए, जो शब्द आपको यहाँ मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इसके बाहर बियॉन्ड कहीं चले गए कि और शब्द सोचने लगे कि इसका एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम, नहीं, जो यहाँ पे लिखा बस उसके बारे में सोचो। अनग्रेटफुल आपको पता चल गया, ये थैंकफुल का एंटोनिम होता है। अफर्मेशन, अब मैंने बताया था पिछली शिफ्ट वगैरह कराई थी, उसमें बताया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सेंटेंसेस बताए थे, तो वो पॉजिटिव सेंस देते, तो अफर्मेशन का मतलब भी पॉजिटिव होता है, यस होता है, या हाँ में जवाब देना, ठीक है, हाँ में जवाब देना, तो ये चीज़ होती है अफर्मेशन। या फिर अफर्मेशन का मतलब हो जाता है कि राजी होना, किसी चीज़ के लिए राजी होना, मान जाना, तो ये हो गया अफर्मेशन। तो ये कीवर्ड्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो ये पूरे इसमें सारे कीवर्ड सिंपल हैं, वर्क, हार्डली, मैटर, और ये जितने कीवर्ड्स हैं और सब्सटीट्यूट वगैरह, एक एक शब्द मैंने बताया है। जो ये वीडियो देख रहा है उससे मैं पूछ रहा हूँ, क्या इसमें कोई ऐसा शब्द आपको एक भी मिल रहा है जो मैंने ना बताया हो, वो बताना कमेंट में। रिकॉग्नाइज का मतलब, एफर्ट्स का मतलब प्रयास होता है, आपकी कोशिशें, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, किसी को वैल्यू देना, किसी का सम्मान करना, ठीक है, सम्मान करना, इज्जत करना, एक तो ये हो गया रिकॉग्नाइज का मतलब। एक रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, कि आप किसी चीज़ को पहचान गए, ठीक है, पहले कभी देखा हो सुना हो तो पहचानना, तो ये मतलब होता है इसका। अब देखो लेबर, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक तो होता है LABOUR लेबर, और एक होता है लेबरर, LABOURER। तो ये लेबर का मतलब होता है परिश्रम, ठीक है, इसका मतलब होता है मेहनत, और लेबरर का मतलब होता है मेहनत करने वाला, ठीक है, मेहनत करने वाला, या फिर जैसे परिश्रमी बोलेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस है, एक लेबरर है और एक लेबर है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, लेबरर को भी हम लेबर बोल देते हैं। तो वो लेबर हम बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन कब बोल सकते हैं, जब हम उसका कलेक्टिव फॉर्म, जब हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हों, ठीक है, या कलेक्टिव नाउन बोल दें, जब हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हों। एक लेबर की बात करें तो लेबरर ही बोलना पड़ेगा, पूरा ग्रुप बोल रहे हैं तो लेबर बोल दो। लेकिन वैसे लेबर का मतलब होता है परिश्रम या फिर मेहनत, ठीक है, सिर्फ मेहनत या परिश्रम, और मेहनत करना, मेहनत करने वाला या फिर परिश्रम करने वाला, वो हो गया लेबरर। तो देखो अब लेबर है तो सिर्फ मेहनत परिश्रम, तो इसका आंसर होता है टॉयल। सिनोनिम पूछा है तो टॉयल कोई आसान कीवर्ड नहीं है, तभी मैंने इसे मॉडरेट में डाला हुआ है, ठीक है, उतना हमने सुना नहीं होता है, क्योंकि हम तो लेबर वगैरह सुनते हैं, हार्डवर्क यही हमारे लिए है। तो ये जो कीवर्ड है इसका मतलब भी यही होता है, क्या, मेहनत, ठीक है, टॉयल, और इसका मतलब होता है परिश्रम। तो ये चीज़ हो गई, आपको याद रखना है। मैस का मतलब होता है उलझना, ठीक है, जैसे मुझसे मत उलझो, मुझसे मत झगड़ो, तो वही है उलझना, झगड़ना। डोंट मैस विथ मी, कि मुझसे मत उलझो, मुझसे मत झगड़ो, ये वो हो गया झगड़ना, आपको महंगा पड़ेगा, तो ऐसे बोल देते कोई भी, तो ये चीज़ हो गया मैस। रिलैक्सेशन, आपको पता है रिलैक्स का मतलब आराम करना, रिलैक्सेशन का मतलब आराम, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। लेबर आपको बता दिया, परिश्रम, मेहनत, ये सब। डिलायंस, डिलायंस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये याद रखना, शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप, किसी से दोस्ती थी शॉर्ट टर्म के लिए, किसी से रिलेशनशिप था शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये चीज़ है, तो इसके लिए यूज होता है ये। मेन क्या है इसमें, शॉर्ट टर्म जरूर याद रखना कि छोटे पीरियड के लिए ये है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, 1-2 महीने, 6 महीने, इस तरह से, तो ये चीज़ हो गई। आंसर भी आपको आसानी से मिल गया। अब आंसर क्या है, ये रहा, ठीक है। मैंने एक चीज़ और बोली थी आपसे कि जब ये चीज़ सिंपल हो, जो आपसे मेनली जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ऑप्शन में आपको ये कीवर्ड ऐसा लग रहा है एक दो कि बहुत कठिन है, सुने ही नहीं कभी, जैसे ये डिलायंस कभी नहीं सुना होगा, मैंने कभी नहीं सुना था, तो ये इस तरह का हो गया कि ये कभी आंसर होगा ही नहीं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये आंसर कभी नहीं होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता, तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा चांसेस है नहीं होगा। ये मान के चलो आपके 98% चांसेस हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन 1-2% चांस तो है, हो सकता है। तो वही चीज़ है, अब वो क्यों होगा, क्योंकि आपको कठिन लग रहा है, हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए आसान हो, लेकिन जो शब्द सबके लिए कठिन है वो वास्तव में आंसर नहीं होगा। तो ये लेबर हो गया, या तो रिलैक्सेशन आंसर होगा, या टॉयल, या मैस। तो ये मैस, टॉयल, बेशक इनके मतलब नहीं पता, लेकिन मैस कभी सुना होगा। रिलैक्सेशन तो वैसे ही यहाँ से एलिमिनेट कर दो कि ये नहीं है।
तो अब आप कहाँ पहुँच गए, कम से कम इन दो को हटा के इन दो के बारे में सोचोगे कि इनमें से आंसर है, सोचोगे कि नहीं। और किसी ने सुना हो डोंट मैस विथ मी या कहीं भी सुन लिया हो तो आप उसे समझ में आ जाएगा ये लड़ने झगड़ने से संबंधित है, तो ये होगा नहीं, तो आंसर निकाल लिया। तो आंसर से ऐसे भी निकलते हैं, क्योंकि हमें एक्टिव रहना होता है कि कब हमने ऐसे सेंटेंसेस सुने जहाँ ये शब्द यूज हुआ था। क्योंकि अगर आपने वो सेंटेंस याद कर लिया कहीं ना कहीं, और सेंटेंसेस याद रह जाते हैं कि हाँ ऐसा कहीं मैंने सुना था। जैसे मैं बोलूँ मे आई कम इन, तो पता नहीं कि मे का मतलब नहीं पता बहुत से लोगों को, लेकिन बस सुना है कि हाँ मे कब सुना था, मे आई कम इन जब बोलते हैं तो शायद ऐसा होता होगा कि हम जब टीचर से परमिशन मांग रहे हैं, ऐसा ही तो दिमाग में आता है, परमिशन ही तो मांग रहे हैं कि हम अंदर आ जाएं। तो मे का मतलब नहीं भी पता कई लोगों को, लेकिन उन्होंने सुना है मे आई कम इन, तो उन्हें एक आइडिया लग रहा है कि हाँ इसका मतलब कुछ परमिशन मांगने जैसा होता है, तब भी आइडिया लगता है और आंसर निकलते हैं वहाँ से। तो आप ऐसे भी याद करने की कोशिश किया करो कि ये शब्द कहीं आपने सुना है किसी सेंटेंस में, या कुछ भी उसका क्या मतलब निकल रहा था, तो ऐसे भी आंसर्स आते हैं। आगे देखते हैं। देखो, बाय का मतलब तो टाटा बाय बाय, ये हो गया। बाई का मतलब के द्वारा बताया था। बाई मतलब होता है खरीदना, और बायर का मतलब होता है गौशाला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। आप तो इस चीज़ पे ध्यान देना कि ग्रीन कलर कितना आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना कि वाइट कलर कितना आ रहा है, क्योंकि अब तो यही ज़्यादा दिखेगा आपको, ग्रीन वाइट। और रेड कलर जो बहुत कम दिखेगा, बहुत ही कम, और दिखेगा भी तो वो और कम होता चला जाएगा। और आपको फिर ऑरेंज कलर, जो कीवर्ड्स मॉडरेट लेवल के होंगे वो। और क्या बचा, येलो, जो आने ही चाहिए आपको, जो केवल एक रिवीजन के पर्पज से मैं यहाँ पे डालता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो बाहर का मतलब गौशाला हो गया, ठीक है, जहाँ पे गायों को रखा जाता है। अब देखो इसका आंसर देना है, तो अगर आप पढ़ के इसका मतलब नहीं निकाल पाओगे तो इसे कैसे फिल करोगे, इसीलिए बोलता हूँ एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। राम गया था या जाता था टू फिल अप एन आइसक्रीम, तो क्या, बाय मतलब खरीदना, ठीक है। तो खरीदने के लिए गया था, ये नहीं कि टाटा बाय बाय करने गया आइसक्रीम को, कि गौशाला चला गया आइसक्रीम लेके या कुछ भी, या बाय बाय मतलब के द्वारा। तो सीधा आंसर हो गया बी यू बाई। ये देख लो डिलीशियसली। अब ये डिलीशियसली के बजाय हम फोकस करेंगे डिलीशियस पे। मैंने बोला था रूट वर्ड जो आपका, उस पर ध्यान दो। बाकी एस एल बाई, आई एन जी, ई डी, ये चीज़ें जब तक उसका मतलब नहीं बदल रही तब तक हमें ध्यान भी नहीं देना। तो डिलीशियस, और डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, ठीक है। एक्सेप्शनली से ज़्यादा ध्यान देना है एक्सेप्शन पे, जिसका मतलब होता है अपवाद। केमिस्ट्री में सुना होगा कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन तुरंत कोई ऐसी चीज़ आ गई जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही, तो वो अपवाद हो गया कि वो उस पैटर्न के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, तो वो चीज़ अलग चल रही है। वर्साटाइल का मतलब हो गया मल्टी टैलेंटेड, जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अलग अलग चीज़ें कर सकता है, तो वो मल्टी टैलेंटेड हो गया। आप हो सकते हो, आपका कोई दोस्त हो सकता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो चीज़ ज़्यादा समय तक चल सके। फर्म का मतलब होता है डिटरमाइंड, जिसने, जो दृढ़ है, जिसने बिल्कुल फोकस कर लिया, जिसने फिक्स कर लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, तो वो हो गया फर्म, ठीक है। पेस्ट्री आपको पता है, अब इसका हिंदी मतलब बताने की जरूरत नहीं है, पेस्ट्री केक वगैरह पता है, बस इतना बहुत है। कई बार मैंने आपको बताया है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका हिंदी मतलब उतना प्रचलित नहीं होता जितना उनका इंग्लिश में यूज होता है। जैसे डिजाइन, डिजाइन का हमें नहीं पता रहता कि इसका बनावट, ढांचा या कढ़ाई उससे मतलब है, लेकिन डिजाइन इतना फेमस हो गया कि बस इससे ही काम चल जाता है। ऐसी ही पेस्ट्री। सोकिंग, तो सोकिंग की बजाय आप सोक याद रखो, एस ओ ए के। सोक का मतलब होता है भिगोना, ठीक है, भिगोना। इसका मतलब होता है डुबाना या डुबोना। अब ये कैसे समझ में आएगा, जैसे रात में चने जो हैं फुला दिए, भिगो दिए और सुबह खा लिए, तो वो हो गया सोक करना। कपड़े फुला दिए या फिर भिगो दिए और बाद में 1 घंटे बाद धो लेंगे उन्हें, तो वो हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है। यूनिक का मतलब होता है विचित्र या अनोखा, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा अनोखा, जैसे ताजमहल बिल्कुल यूनिक है ना, उसके जैसा कोई और नहीं, अद्भुत है, तो वो चीज़ हो गई। टेक्सचर का मतलब हो गया ढांचा और बनावट। देखो जो पहली बार आया है उसे लग रहा होगा कि इन्हें क्यों लिख नहीं रहे या अच्छे से नहीं बता रहे, तो ये चीज़ें तो आपको बता रहा हूँ, ये रिवीजन हो गया, ठीक है। आपको ये चीज़ें फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कीवर्ड कई बार आ गए हैं, ताकि नई चीज़ें अच्छे से बता पाऊँ, और जो नए कीवर्ड्स उन्हें बाकायदा लिख रहा हूँ, ठीक है। और आंसर्स निकाल के बता रहा हूँ कि आंसर्स कैसे निकाले जा रहे हैं बुकेब के। ब्रॉट मतलब होता है लाना, ठीक है, लेकर आना, इस तरह से होता है ब्रॉट। बाई मतलब होता है खरीदना, बी यू बाई। और ये जो ब्रॉट है ना, ये ब्रिंग, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है, तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कोई चीज़ आप लेकर आ रहे हो, तो वो हो गया। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, प्रभाव। चाइल्ड लेबर, अब ये नया कीवर्ड आ गया, लेकिन है बहुत आसान, आपने कई बार सुना है, तो इसका मतलब होता है बाल मजदूरी, ठीक है, बाल मजदूरी। अब इसमें ग्रामर का एरर वगैरह बताना है तो हम ग्रामर की सीरीज में देखेंगे, तो बाल मजदूरी, ठीक है, ये हो गया। एफिशिएंट, अब इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। अब मैंने यही चीज़ें आपको सिखाई थी कि यही एफिशिएंट, कई बार तो आपने क्लॉज टेस्ट में सुना होगा, ये कीवर्ड कई बार देखा होगा, कई बार आपको PQRS में मिल गया होगा, लाइन्स में, कई बार आपको एंटोनिम सिनोनिम में ऑप्शंस में मिल गया होगा, और कई बार देखो इनकरेक्टली मिस स्पेल्ट में मिल गया। तो वही कीवर्ड्स बार बार घूम रहे हैं। स्पेलिंग सही इसकी क्या है, EFFICIENT,
यहाँ पे एक एफ लगा दिया, ये हो गया गलत, सही स्पेलिंग ये हो गई। और एफिशिएंट का मतलब बताया था, जो कुशल है, जो दक्ष है, ठीक है, जो काम करने में एक्सपर्ट है, काफ़ी एफिशिएंट है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, उसे बोलते हैं एफिशिएंट। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, ठीक है, कि अपना कुछ योगदान देना, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। मीडिएशन का मतलब होता है मध्यस्थता, मध्यस्थता, ठीक है, इसका मतलब होता है समझौता करवाना, ये होता है समझौता करवाना। अब ये कैसा समझौता, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ये सीज फायर करवाया गया कि अब एक दूसरे की तरफ से ड्रोन नहीं भेजे जाएंगे, गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। तो ये अमेरिका आया और भी देश आए, तो वो हो गए मीडिएटर, ठीक है, जो आए उन्हें मीडिएटर बोलेंगे, ऐसे मीडिएटर। और ये जो उन्होंने मीडिएशन करवाया, तो इस चीज़ को मीडिएशन ही तो बोलेंगे, समझौता करवाया। मिस कैलकुलेशन, आपको पता है कैलकुलेशन का मतलब होता है क्या, गणना करना, कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। और मिस कैलकुलेशन तो गलत गणना करना या फिर गलत अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ का गलत अंदाज़ा लगा लिया, मिस कैलकुलेशन हो गया। कोई प्लान बनाया लेकिन गलत अंदाज़ा लग गया, तो गलत अंदाज़ा लगाना, मिस कैलकुलेशन, ठीक है। या फिर गलत समझना, ये भी होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई और आंसर भी आपको मिल गया, ठीक है, कि इसमें गलती है। अब पता होता क्या है कि सिर्फ इस पे ध्यान मत दे देना, अगली बार कॉन्ट्रीब्यूशन की स्पेलिंग गलत कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, मीडिएशन की गलत कर देंगे, मिसकैलकुलेशन की गलत कर देंगे। तो इस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसे अच्छे से देख लो। उसकी मैंने बोला है आपको वोकैब में कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, स्पेलिंग अच्छे से देख लो, उसका मतलब अच्छे से देख लो, और उसे बोलते क्या वो देख लो। अब बोलने वाली बात तो कहीं लिखनी भी नहीं है, एक बार सुन लिया से ये बोलते हैं तो वो तो याद हो गया। दूसरा, मिसकैलकुलेशन सिंपल कीवर्ड्स हैं, अगर आपको आते हैं तो मत लिखना, डाउट है बिल्कुल भी, जैसे ये आपके लिए आसान नहीं होगा मीडिएशन, तो इसे लिख लो, क्योंकि मीडिएटर अलग चीज़ हो गया, मीडिएशन अलग हो गया, तो उसे आप लिख सकते हो। अब एंटोनिम बताना है, तो एंटायर, तो एंटायर का मतलब मैंने बताया, पहले ही बता चुका हूँ, उसे संपूर्ण। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट, तो आंसर हो गया इनकम्प्लीट। इतना आसान है वोकैब। अब आपको ये सिंपल कीवर्ड्स नहीं आएंगे तो चीज़ें आपके लिए कठिन हो जाएंगी, और फिर आपको टाइम भी बहुत लगेगा। और आता है तो सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आंसर आ रहा है। आपने देखा एंटोनिम एंटायर का, आपने जल्दी से देखा, लो 5 सेकंड में आंसर आपके पास। अब ये देखो थोरो, पहले ही बताया था, थोरो का मतलब, या अब पता है इसका मतलब भी संपूर्ण होता है, ये बता चुका हूँ। अब इस शब्द के साथ कैसे खेलना है कि अगर आपसे सिनोनिम पूछा होता तो आंसर अपना थोरो होता, तो ये चीज़ सीख गए आप। अनडिवाइडेड, आपको डिवाइडेड का मतलब पता है, बंटवारा होना, और अनडिवाइडेड जिसे बांटा ना गया हो, ठीक है, तो अनडिवाइडेड जिसे डिवाइड ना किया गया हो या बांटा ना गया हो, बस ये हो गया, तो ये अनडिवाइडेड हो गया। जैसे 1947 से पहले इंडिया अनडिवाइडेड था, फिर 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब फिर डिवाइडेड हो गया, पहले अनडिवाइडेड था। इंग्रेस का मतलब होता है अंदर आना, ठीक है, अंदर आना, तो इंग्रेस ये हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और सीख लो, ईग्रेस, ईग्रेस का मतलब होता है बाहर जाना, क्योंकि ये शब्द इसी से मिला है, तो इससे हम ये सीख लेते हैं साथ में, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है, जैसे रिवील, ठीक है, और फिर उसी के साथ में मैंने आपको सिखा दिया कंसील, तो कंसील का मतलब छिपाना, जब शब्द ये आसपास ही है तो सीख लो वहीं पे। और रिवील का मतलब होता है कि चीज़ों को उजागर करना। ऐसे ही इंग्रेस का मतलब अंदर आना और ईग्रेस का मतलब बाहर जाना। आंसर हो ही गया आपका, चलते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कई बार सुना होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस, तो आंसर तो बताऊंगा नहीं यहाँ पे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब हो गया व्यक्तित्व विकास। क्या हो गया? व्यक्तित्व विकास। ये चीज़ें केवल एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, इसके बाद ग्रीन में जैसे ही आ जाएगा ना, 2-3 बार ग्रीन रिपीट करवाऊंगा, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद फिर ग्रीन में भी नहीं ले आऊँगा उसे, क्योंकि फिर नए कीवर्ड्स ले आऊँगा ना ग्रीन में। वरना होगा पता क्या है, अगर मैं एक एक कीवर्ड को ऐसे ग्रीन करने लगा ना, तो ये पूरी स्लाइड आपको ग्रीन दिखने लगेगी और काफ़ी बोरिंग लगेगा कि ये ग्रीन कलर इतना दिख रहा है। इस वजह से आपको जो याद हो गया वो लेके ही नहीं आना है, क्योंकि इसका पर्पज इस सीरीज का ये है कि आपको उस चीज़ में एकदम आपकी पकड़ बना देनी कि हाँ आपको ये कीवर्ड्स आ गए हैं और आप बड़े आसानी से आंसर्स निकाल पा रहे हो, ठीक है। बोर नहीं करना है आपको कि बोरियत हो रही है, उसी चीज़ को तो बचाना है, क्योंकि मुझे पता है बुक में सबसे ज़्यादा बोरियत होती है और याद रहता नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं इस सीरीज में। तो ये हो गया व्यक्तित्व विकास। अब इसका मतलब क्या? व्यक्ति का विकास, कि व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, ठीक है, दिखने में अच्छा लगने लगा, बॉडी बिल्ड अच्छी कर ली, नॉलेज बढ़ा लिया, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। प्रोवाइड का मतलब मुहैया कराना, कोई चीज़ किसी को देना, ठीक है। नेसेसिटीज़ का मतलब होता है ज़रूरतें, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इंक्लाइंड का मतलब रुझान, झुकाव, कि मुझे क्रिकेट पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, या आपको हॉकी पसंद है, तो वो आपका रुझान किधर है, आपका झुकाव किधर है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। बनवर्ड बताना है। अब बनवर्ड जब भी आए, आंसर कैसे निकालना होता है, इसे पढ़िए और इसका हिंदी मतलब समझिए, फिर आंसर निकालिए, ठीक है।
अ पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों की बदतर चीज़ें देखता है, ठीक है। अब थिंग्स और वर्स्ट पहलू देखता है, तो एस्पेक्ट मतलब पहलू, पक्ष, ये चीज़ें मैंने बताई थी, एक एक कीवर्ड बताया है यहाँ पे। वर्स्ट का मतलब होता है बदतर, क्योंकि बैड, वर्स और बस्ट सुपरलेटिव डिग्री में चला गया कि चीज़ बुरी है, बहुत बुरी है और सबसे बुरी है। तो जो सबसे बुरी चीज़ों की तरफ देखता है कोई व्यक्ति, तो वो कैसा हो गया, वो पेसिमिस्ट हो गया, सीधा आंसर आ गया। ये ऑलरेडी बताए हुए कीवर्ड्स हैं, इसमें सिंगल कीवर्ड ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बताया ना हो, ठीक है। अब ये कीवर्ड कभी भी आएगा ना, वर्स्ट कभी भी आया, एस्पेक्ट आया, इंक्लाइंड आया, ऑल्ट्रिस्ट, पेसिमिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, मैं कभी भी इसे ग्रीन नहीं करूंगा, क्योंकि ये कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करा चुका हूँ, ठीक है। आपको पता हो, अब जिसने ये सीरीज देखी उसे पता है, जो नया है उसे नहीं पता है, तो ये बता दिया। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है जो परोपकारी है, जो दूसरों को भलाई करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब भी यही होता है, परोपकारी, ठीक है, जो दूसरों की भलाई करता है। ये चीज़ हो गई, तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि ये और ये दोनों सिनोनिम है, तो कभी भी पूछ लें तो कर लोगे। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। ये चीज़ लिखूंगा नहीं मैं, ठीक है। अब आशावादी क्या होता है, जिसे भरोसा रहा है कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा, मैंने मेहनत की है तो सिलेक्शन भी होगा। पेसिमिस्ट, कितनी भी मेहनत कर लूँ सिलेक्शन होगा ही नहीं, जो हमेशा नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखता है, वर्स्ट एस्पेक्ट्स देखता है कि पेपर कठिन आ गया, मॉक टेस्ट कठिन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको समझ में आ गया, आंसर भी आपका हो गया एक बार में, पेसिमिस्ट, ठीक है। चलिए अब ये देखो, पैसे बताना तो करना ही नहीं इसे। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, आपको पता है कि कैसा बिहेवियर है, कैसा व्यवहार है, ठीक है, चरित्र वगैरह। वैक्स और ये समटाइम्स, अब देखो एक होता है VX और एक होता है WAX। अब ये WX वाला होता है मोमबत्ती वाला, ठीक है, तो इसे मोम बोलेंगे। जो मोमबत्ती पिघल जाती है वो आपको वैक्स दिखता है, वो मोम, तो उसे वैक्स बोलते हैं, WAX, याद रखना, क्योंकि होमोफोन तैयार हो जाते हैं ऐसे। और VEX का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, परेशान करना, इसका मतलब होता है तंग करना, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभार, कभी कभी, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि उसका जो बिहेवियर है ना वो कभी कभी मुझे परेशान करता है, तो ये मतलब निकल रहा है इसका। तो ये इन चीज़ों का मतलब निकालना, आप खुद समझ लो कि किसी इंग्लिश का जो कोई भी चीज़ लिखी उसका आपने हिंदी मतलब निकाल लिया, तो उस चीज़ को घुमाना अलग अलग तरीके से आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, उसका आंसर निकालना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी आपकी भाषा है, आप उसमें चीज़ों को सहज रूप से पकड़ पाते हो, आपको चीज़ें आसान लगने लगती हैं जब वो हिंदी में आ जाती हैं। डिस्करेज का मतलब किसी को हतोत्साहित करना, उसका मनोबल कम करना, उसे डराना, ये सब नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। मैंने बताया था नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान देना, मैं जब आपको उसका मतलब बता देता हूँ तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि वो वर्ड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन किसी को प्रेरणा देना, उसे उत्साहित करना, ठीक है, उसके बारे में अच्छा बोलना, मनोबल बढ़ाना, तो आपको पता है पॉजिटिव वर्ड है। अब हर बार मैं तो लिखता नहीं रहूँगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, परसिंग हर गोल, अब ये परसिंग एक्चुअली में परसुइंग जैसा है, ठीक है। परसुइंग का मतलब कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो हो गया परसुइंग। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो मान लो, तो आप क्या कर रहे हो, आप डिग्री लेना चाह रहे हो, तो आप डिग्री के लिए मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ का पीछा कर रहे हो, तो वो चीज़ हो गई, तो परसुइंग। तो फीलिंग डिस्करेज सी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर परसुइंग हर गोल, कि वो जो है ना वो डिस्करेज फील कर रही थी, ठीक है। ऑपोजिट बताना है किसका, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया, डिस्करेज का इंस्पायर्ड, आपको पता है सीधा आंसर है। ऑपोजिट का मतलब एंटोनिम बताना है। इंस्पायर्ड का मतलब होता है किसी को आप इंस्पायर कर रहे हो, तो उसे प्रोत्साहित कर रहे हो, ठीक है। तो इंस्पायर का मतलब प्रोत्साहन देना, ठीक है, आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो, प्रोत्साहन देना, उसका मनोबल बढ़ा रहे हो, तो आंसर मिल गया। एडमायर का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। डिसअपॉइंट निराश करना। एनर्जेटिक कोई ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ है, एनर्जेटिक ऊर्जावान, उत्साहित। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई आपको। एक एक कीवर्ड इतना आसान हो जाएगा क्योंकि सिंपल कीवर्ड्स ही आते हैं, और एक दो कठिन कीवर्ड्स आने से सारी चीज़ें कठिन नहीं हो जाती, जो मैं हर बार बोलता हूँ। अब ये हो गया कि फीलिंग डिस्करेज की, वो हतोत्साहित महसूस कर रही थी, लेकिन फाइनली उसे मोटिवेशन मिला कि मुझे अपने गोल को परस्यू करना है, ठीक है, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसके लिए लड़ना है, मेहनत करनी है। सिनोनिम बताना है, तो बुली का मतलब आपने सुना होगा, आसान कीवर्ड है। बुली का मतलब किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, यही होता है। लेकिन बुली के दो मतलब होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डराने धमकाने वाला, ठीक है, डराने धमकाने वाला, जो डराता धमकाता है ना वो भी बुली, उसी को बुली बोलते हैं। और डराना धमकाना, तो वर्ब और नाउन दोनों का काम कर रहा है। जो डरा धमका रहा है वो नाउन हो गया, ठीक है, और डराना धमकाना ये काम हो गया, और जो काम होता है ना वही तो वर्ब है, तो ये वर्ब है। तो इतना हमें उसमें नहीं जाना, लेकिन हाँ एक आइडिया रहता है कि हाँ डराने धमकाने वाला तो ये, और डराना धमकाना दोनों। अब आपको पता है ऑपरेसर और ये सप्रेसर, ये दोनों सेम है। सप्रेस करना, ऑपरेस करना, किसी को दबाना, ठीक है,
किसी को नीचा दिखाना, किसी को डराना धमकाना। और ऑपरेसर का मतलब क्या होता है, देखो ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन का मतलब हो गया डराना धमकाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, डराना धमकाना, ये हो गया। और ऑपरेसर जो ये लिखा है इसका मतलब यही होता है डराने धमकाने वाला, और सिनोनिम बताना तो आंसर आ गया अपना, ठीक है, डराने धमकाने वाला। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़ बताऊँ, बोलिए उतना कठिन कीवर्ड नहीं है, कोडल कठिन है, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना कोडल के बारे में, तो ये आंसर नहीं होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, या ऐसे आप समझ सकते हैं कि हाँ ये विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आता है कि आंसर ऐसे निकलते हैं। ये कई बहुत ज़्यादा चांसेस ये आंसर नहीं होगा, और हमने देखा भी आंसर है भी नहीं, ठीक है, आंसर हमारा ऑपरेसर है। तो ये चीज़ ऐसे निकलती है, और एग्जैक्टली आपको पता है फिर तो आपको सोचना भी नहीं है। प्लो का मतलब होता है हल, ठीक है, खेत जोतने के लिए हल जरूरी है ना, वही हल। ऑक्सन, ये प्लूरल है ऑक्स का, ठीक है, प्लूरल ऑफ ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, तो जो बैल है ना, बैल का प्लूरल होता है ऑक्सन। अब हम बात करते हैं कोडल की, CODDLE, कोडल। कोडल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्या, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना, ठीक है। माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं तो बोलते हैं बिगड़ जाते हैं बच्चे, तो वही कोडल हो गया, उसे बोलते हैं, ठीक है। या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता कि बच्चा थोड़ा बहुत खेलने के लिए बाहर भी गया तब भी उस पर ही ध्यान लगाए हुए हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो थोड़ा फ्री छोड़ना होता है उसे, ठीक है। जहाँ सुरक्षा देनी हो वहाँ तो ज़रूरी है ही, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल पीछे पीछे ही जा रहे हैं उसके, स्कूल पढ़ने जा रहा है तो बाहर ही बैठे होंगे जब तक छुट्टी हो, फिर उसे लेके जाएँ घर पर, इतना नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करना तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो कोडल ये हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड से आपको लिखना है, आंसर सीधा मिल गया, बोली का ऑपरेसर, ठीक है। कजिन, चचेरा भाई बहन, दोनों के लिए यूज होता है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ठीक है। और अचीव का मतलब कई बार बताया, ये कीवर्ड ध्यान देना, आई पहले है कि ई पहले है, क्योंकि यहाँ गलती करवाते हैं, ठीक है। रिसीव में RECEIV, ई पहले आता है आई बाद में, ये चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो से आपने कितना कुछ सीख लिया वोकैब के फील्ड में, जिससे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लॉज टेस्ट में भी हेल्प मिल रही है, अनसीन पैसेज में भी बहुत मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे निकालना क्या, सब्सटीट्यूट करना डे एंड नाइट। तो देखो डे एंड नाइट का मतलब होता है अराउंड द क्लॉक, कि आप दिन रात क्या कर रहे हो। देखो मेरा जो चचेरा भाई है या बहन कुछ भी मान लो, वो दिन और रात मेहनत कर रहा है टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो आप खुद पढ़ के देखो इसे, कि मेरा जो चचेरा भाई है ना, वो दिन रात क्या कर रहा है, सफलता हासिल करने के लिए। अब सफलता हासिल करने के लिए दिन रात, अब हमें नहीं पता तो, और यहाँ पे वर्क भी लिखा है, काम कर रहा है, तो अराउंड द क्लॉक, दिन रात एक टाइम को शो कर रहे हैं, अराउंड द क्लॉक भी एक टाइम को शो कर रहा है, तो एक आइडिया लगेगा आंसर ही हो सकता है। अ हैंडफुल, मुट्ठी भर, बेल ऑफ टीयर्स। अब बेल का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बताता हूँ। और ग्रेट डीलिंग वगैरह कोई सेंस नहीं निकल रहा, यहाँ से पहला सेंस यही निकल रहा है कि हाँ अराउंड द क्लॉक, कि घड़ी के चारों ओर की घड़ी 24 घंटे चल रही है और उसका काम भी 24 घंटे चल रहा है। तो डे एंड नाइट का मतलब यही होता है बिना रोके। अब 24 घंटे काम कोई नहीं करता, लेकिन हाँ बहुत मेहनत कर रहा है, ये शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डे एंड नाइट का मतलब अराउंड द क्लॉक, ये अपना आंसर हो गया। अब बेल का मतलब जान लो, घाटी, ठीक है, बैली। तो जो बैली घाटियाँ होती हैं ना, उसे बोलते हैं, जैसे कश्मीर की घाटी तो वो वेली या बैली, वेल यहीं से निकला, VALE, ठीक है, ये याद रहेगा। अब ये तो यहाँ कहीं भी सेट नहीं हो रहा, वेल ऑफ टीयर्स, लेकिन ये आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या है। जो चीज़ें आपको नई लग रही हैं, आपको नहीं पता था, उन्हें आपको नोट डाउन करना है। कई बार बोल रहा हूँ, बिना नोट डाउन किए, बिना रिवीजन किए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये वीडियोस बार बार नहीं देखोगे कि फिर से आपको वहीं आना पड़ रहा है। आपको ये PDF तो मिल जाएगी, मैं चैनल पर डाल दूंगा, उसमें ये चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, तो आप साथ में नोट्स बनाते जाओ, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो PDF मिले तो उससे आप देख लोगे हाँ कुछ कीवर्ड्स आपके छूट तो नहीं गए, तो आपका काम हो जाएगा उससे। एडमायर फिर से आ गया, तारीफ करना। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना करने वाला, ठीक है, जो आलोचना करता है, बुराई करता है। अब ये देखो क्रूसेडर, क्रूसेडर का मतलब होता है धर्म युद्ध लड़ने वाला, ठीक है, धर्म युद्ध लड़ने वाला। अब ये तो थोड़ा बहुत ही नैरो हो गया कि बिल्कुल स्पेसिफिक बोल रहे हैं धर्म युद्ध लड़ने वाला, लेकिन क्रूसेडर के एग्जाम्पल दूंगा आपको, अन्ना हजारे, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। अन्ना हजारे जो अनशन पे बैठ गए थे कि जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसे ख़त्म करो, लोकपाल लोकायुक्त ये एक्ट लेके आओ, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए वो आ गए थे यहाँ पे, तो ये अनशन कर रहे थे दिल्ली में, तो वही हो गए। तो ये कुछ बड़े पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, अनशन पे बैठ गए, ठीक है। एक बड़े पर्पज को सर्व करने के लिए जब कोई स्टेप लेता है ना, तो उसे क्रूसेडर बोलते हैं। अब वो सिर्फ धर्म के फील्ड में नहीं, मान लो पर्यावरण को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, हर जगह प्रचार प्रसार कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, तो वो क्रूसेडर हो गया। केवल अपने लिए नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है,
तो पूरा एक बड़े लेवल पे परिवर्तन लाने के लिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए, तो वो हो गया क्रूसेडर। तो आपको समझ में आ गया कि क्रूसेडर कौन होता है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हो आप कि लार्ज पर्पज है, लार्ज पर्पज को सर्व करने वाला। अब ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अपनी ऐसी भाषा होनी चाहिए जो बैरियर ना बने अपने लिए। अगर अपने आप को लार्ज पर्पज लिखने में आसान लग रहा है तो यही लिखो, लार्ज पर्पज को सर्व करने वाला। सर्व क्या, कि हाँ एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा है जो दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा है, वो अच्छा लग रहा है वो लिख लो, ये अच्छा लग रहा है ये लिख लो। आपको तो बस इसका सेंस आना चाहिए, मतलब पता हो, आइडिया हो और आंसर निकाल पाओ बस। पीस का मतलब होता है शांति, ये आपको पता है। एथिकल का मतलब होता है मोरल, नैतिक। ठीक है, नैतिक शास्त्र और ये बात करते तो एथिकल, एथिक्स, मोरल, ये आपने सुना होगा। तो ये हो गया, क्या बताना था, सब्सटीट्यूट करना, तो ये ग्रामर में चला जाएगा। ठीक है, अब वन वर्ड मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स कई बार कठिन आते हैं वन वर्ड्स में, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की जो स्टडी करते हैं ना, कि प्राचीन काल में ऐसे सिक्के थे, अब ऐसे सिक्के इनकी स्टडी कर रहे हैं, कौन सा कहाँ का है, कितने का है, क्या लिखा हुआ है, तो उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। सीधा आपको बता दिया। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो ये आपको सीधा यहाँ पे आंसर मिल गया। कोरियोग्राफी आपने सुना होगा, कोरियोग्राफर कौन होता है, जो डांस फॉर्म करते हैं, डांस फॉर्म करने वाला या करने वाले। अब जैसे आपने नाम सुना टेरेंस, आपने प्रभुदेवा, तो ये कोरियोग्राफर हैं जो डांस बनाते हैं कि आपको ये स्टेप करनी है। ठीक है, मूवीज़ में जो सॉन्ग आते हैं उनमें जो गाने, उसमें ऐसे डांस करना है, तो वो हो गया कोरियोग्राफर। और डांस फॉर्म बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे बोलते हैं कोरियोग्राफी। तो आपको ये भी समझ में आ गए। ठीक है, डांस बनाने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं कोरियोग्राफी। ये हो गया। अब इसे मुझे पता है बहुत से लोगों को चोरियोग्राफी लग रहा होगा कि CH है, तो आप बोलना भी सीख लो, चोरियोग्राफी नहीं होता, या वो चोरियोग्राफर नहीं होता, कोरियोग्राफी होता है, वो कोरियोग्राफर होता है। कई बार सुना होगा जहाँ CH हो ना वहाँ H साइलेंट, सिर्फ C से काम बनता है, को का कबूतर का सेंस निकलता है, कई बार होता है ऐसा, है ना। जैसे ये है CHORUS, चोरस नहीं होता, कोरस होता है। तो इस तरह से अब CHAIR, तो ये केयर नहीं होता, ये चेयर होता है। तो यहाँ गलती करवाते हैं, यहाँ हम होमोफोन्स यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करवाते हैं, कहाँ CH का सेंस निकल रहा है और कहाँ सिर्फ C का सेंस निकल रहा है। तो इसके लिए हमें वहाँ सावधान हो जाना होता है जहाँ पे CH हमें दिखता है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, कि आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, ChatGPT और डीप सीक। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, तो ये सब आप पढ़ रहे हो, तो वही है इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स ही हो गया। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होगा, तो इससे पहले आप देख लो कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर पहले भी बताया शायद। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मैप बनाने वाला। ठीक है, जो नक्शे बनाता है, तो मैप बनाने वाला, ये हो गया आपका कार्टोग्राफर। और कार्टोग्राफी क्या हो गया, वही प्रोसेस कि वो मैप बना रहा है, पूरा तैयार कर रहा है, तो उस प्रोसेस को बोल दिया कार्टोग्राफी। ये हो गया। तो अब तो आप लिख सकते हो, ये तो मुझे नहीं लिखना पड़ेगा कि मैं लिखूं यहाँ पे बाकायदा कि मैप बनाने की प्रक्रिया, मैंने बता दिया, आप नोट कर सकते हो। इसमें कुछ आंसर वन वर्ड बताना था, हाँ आंसर तो हो गया इसका। ठीक है, स्पेलिंग एरर बताना है, तो अब देख लेते हैं। अब देखो इसमें सेंटेंस ढूंढना है जिसमें हमें स्पेलिंग एरर मिले, तो जल्दी से देखते हैं। रेल लाइन्स, पैरेलल, अब देख रहे हो इस तरह की चीज़ों में गलती करवाते हैं। अब गलती है कि नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ। PARALLEL बिल्कुल सही स्पेलिंग है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहता है, ये एल एक आएगा कि इधर दो आएंगे, तभी तो यहाँ पे ऐसे डाला है। अकरेंस कई बार बताया है, घटित होना, घटना। लूनार एक्लिप्स, ठीक है, ये पूरा है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण होता है। ऑफन, मिस्ट्री, रहस्य, ये बताया था। ठीक है, रहस्य, चिल्ड्रन वगैरह। होस्ट, तो ये होस्ट का सुन लो आप, HOST। और आपको पता है गेस्ट, तो ये दोनों एक साथ। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, ये तो आपको पता है। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। ठीक है, तो आपका घर है, आपके घर पे जो लोग आए वो आपके मेहमान हैं, और आपके घर पे आए तो आप मेजबान हो, आप उनकी खातिरदारी करोगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई तो ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए मेहमान है। ठीक है, और इंडिया मेजबान है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो अब ऑस्ट्रेलिया मेजबान हो गई कि उनके घर पे आ रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं ना, तो हम मेहमान हो गए। तो बस यही है, कौन किसके यहाँ आ रहा है उस हिसाब से मेजबान मेहमान। तो जो मेहमान है उनकी खातिरदारी होगी और मेजबान है वो खातिरदारी करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। प्रोवाइड का मुहैया कराना फिर से आ गया। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, ये रिपीट हो रहा है कीवर्ड। ठीक है, बताया एक दो बार। जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव,
हमने अपने देश से किसी को भेज दिया, यूनाइटेड नेशंस में भेज दिया, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पे हमने किसी को भेज दिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि हम इंडिया की तरफ से आए, तो वो डेलीगेट हो गया, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। या क्लास का मॉनिटर होता है, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई इवेंट हुआ है स्कूल में तो वो भी डेलीगेट हो गया। अकोमोडेशन, रहने की जगह बताया है। सब्सिडाइज्ड रेट, तो सब्सिडी तो सुना होगा ना, आइडिया तो लग गया कि उसी से संबंधित है। अगर इसका एग्जैक्ट मतलब भी नहीं पता तब भी काम कर लोगे आप यहाँ से। तो सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब होता है अनुदानित दर। अब ये कितना कठिन लग रहा है, अनुदानित दर, इतना सोचना ही नहीं है। सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब होता है जब सब्सिडी मिलती है ना, जो आपको इकोनॉमिक हेल्प मिल रही है, ठीक है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो छूट मिलती है, आर्थिक छूट मिलती है, बस वही है। तो सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब यही समझ लो आप तो इतना याद रखो, सब्सिडी, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो जो फिनंशियल हेल्प मिल रही है, ठीक है, फिनंशियल हेल्प मिल रही, सपोर्ट मिल रहा है सरकार की तरफ से बाय गवर्नमेंट। तो ये हो गया आपका सब्सिडी। या एड्रेस का मतलब संबोधित करना, स्टेज पे खड़े हुए हैं, एड्रेस कर रहे हैं सभी को कि ये मीटिंग किसके बारे में है, क्या टॉपिक रहेगा, तो वो सबको आइडिया दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो संबोधित करना, ये सब हो गया, ठीक है। अब इसमें स्पेलिंग एरर कहाँ है ये तो देख लें। ये देखो, ये मिस्टेक मिल गई अकोमोडेशन की, ठीक है। अब आप एक बात बताना, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी, मैंने बताया था कीवर्ड्स रिपीट होते हैं, बहुत होते हैं, बताओ यहाँ पे गलती करवा रहे हैं ये, ठीक है। तो दिमाग वही चीज़ें पकड़ेगा ना कि ऑलरेडी आ चुका है, डबल सी आता है, फिर वो आता है, फिर डबल एम आता है। यहाँ देखो ये कैम रखा हुआ, ये गलती हो गई, और यहीं स्पेलिंग पकड़नी थी, ये हो गया जल्दी से। अब इसमें ईडीएम बताना है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट मतलब अनुमान लगाना, लग्जरी का मतलब होता है विलासिता, ठीक है, विलासिता। मैंने बताया था इंग्लिश के कीवर्ड कई बार बहुत आसान लगते हो, हिंदी कठिन लगते हो, तो विलासिता कठिन लग रहा होगा। लग्जरी का मतलब आपको पता है ऐश और आराम की चीज़ें, ठीक है, ऐश और आराम की चीज़ें। तो ये आपको समझ में आ गया, ये काफ़ी आसान है। थैंकफुल का मतलब वही होता है कि हम किसी का आभारी हैं, ठीक है, थैंकफुल, आभार, ऑब्लाइज्ड हो गया। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, तो इस फ्रॉम पे ज़रा ध्यान दो, फ्रॉम द डोर। और जो भेड़िया है, आइडिया लगाना, जो भेड़िया है उसे दरवाजे पर लाओ या फिर भेड़िए को दरवाजे से दूर रखो। क्या आइडिया लग रहा है? तो भेड़िए को हम इनवाइट तो करेंगे नहीं कि हमारे दरवाजे पे आए, हम उसे दूर रखना चाहेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि दूर, ये से वाला सेंस दे रहा है, हम उसे बुला नहीं रहे दरवाजे पे आओ, ये ऐसा सेंस दे रहा है कि उसे भगाओ, उसे दूर रखो। इसका मतलब निकल रहा है यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसे नेगेटिव सेंस मत समझना, क्योंकि भेड़िया नेगेटिव हो गया, ठीक है, और उसे भी दूर भेज रहे हैं, तो दो नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं। तो एक नेगेटिव तो भेड़िया, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में तो आता नहीं भेड़िया, और उसे दूर भगाना है, वो भी नेगेटिव सेंस हो गया। ऐसा नहीं कि इनवाइट कर रहे हैं, उसे भगा रहे हैं, जाओ यहाँ से। और जब दो नेगेटिव जुड़ता है ना मैथ में, तो वो पॉजिटिव बनाता है, तो जो आंसर निकलेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा यहाँ से। अब देखो, एनकरेज स्टारवेशन, कि भुखमरी को या भूखे मरना उसे बढ़ाना, एनकरेज करना, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसे हटा दो, क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव सेंस से आएगा। तो ये क्या हो गया, एनकरेज स्टारवेशन, इसे लिख लो भुखमरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो ये तो हटा ही दो, ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो गारंटी है। रेलेस फूड, इसे फूड पढ़ते हैं फ्रेंड्स, फूड नहीं बोलते, लेकिन आदत में इतना आ गया कि हम फूड बोल देते हैं, तो ये फूड होता है, रेलेस फूड। अब इसका मतलब क्या होता है, स्वाद से खाना, ठीक है, स्वाद से खाना ये होता है, या फिर मज़े लेना। तो रेलेस का मतलब ये होता है मज़े लेना, आनंद करना, या कोई खाना खा रहे हैं तो वो बड़े स्वाद से खा रहे हैं मज़े लेकर, तो वो रेलेस हो गया। तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी हम रुकते हैं। अवॉइड स्टारवेशन, अवॉइड एक नेगेटिव सेंस है, ठीक है, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़, कोई भी चीज़ उससे आप बचना चाह रहे हो, उस चीज़ से भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, और एक हो गया स्टारवेशन। देखो अवॉइड कैसा शब्द हो गया कि एक न्यूट्रल सेंस देता है, कि जिसके साथ में लग जाएगा उससे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव। अब नेगेटिव, स्टारवेशन तो नेगेटिव है ना, तो ये भी उसके साथ नेगेटिव सेंस ही देगा। अब यहाँ पे क्या निकल रहा है, जब ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो दोनों पॉजिटिव बता देंगे यहाँ पे। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि ये अवॉइड स्टारवेशन एक पॉजिटिव हो गया, रियलिस्ट फूड एक पॉजिटिव हो गया, और एनकरेज स्टारवेशन नेगेटिव हो गया, और वैल्यू इन पॉवर्टी पता ही नहीं। क्यों? गरीबी तो पता है आपको, ठीक है, गरीबी तो पता है, लेकिन वैल्यू का मतलब नहीं पता। अब मान लो वैल्यू का मतलब आपको नहीं पता, लेकिन आप पॉवर्टी से एक आइडिया लगाओगे कि इसका आइडिया गरीबी तो नेगेटिव है, क्योंकि अमीरी होनी चाहिए, तो ये एक पल के लिए आपको लगेगा नेगेटिव है, तो सच में ये नेगेटिव ही है, क्योंकि आपको वैल्यू का मतलब नहीं भी पता, तब भी आप जाओगे तो नेगेटिव के साथ। तो आपकी पहली चॉइस ये तो होने वाली है नहीं, ठीक है, दूसरी चॉइस ये भी नहीं होने वाली, आप इन दोनों में से जाओगे। और भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना, इसका मतलब है भेड़िया जो भूखा रहता है, खाने का भूखा है,
और यहाँ भी भुखमरी जैसा सेंस आ रहा है, तो आंसर आ गया अवॉइड स्टारवेशन। ये है अपना आंसर, ठीक है, कि हमें भुखमरी को अवॉइड करना है, तो पॉजिटिव सेंस निकालना है, क्योंकि ये गलत चीज़ है जिससे हमें छुटकारा चाहिए। अच्छी चीज़ होती है उससे छुटकारा नहीं चाहिए होता है, तो ये भुखमरी से हमें छुटकारा चाहिए, खाने पीने को मिले, तो वो चीज़ हो गई, तो पॉजिटिव सेंस पे जाएंगे, आंसर ऐसे आएगा। लेकिन ईडीएम को बताया मैंने, ईडीएम का मतलब होता है रटना, जो चीज़ है उसे आपको रटना पड़ेगा। लेकिन रटने के अलावा कई बार बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ तो रट नहीं सकते। जब ऐसे ईडीएम्स आ जाएं तो दिमाग कैसे काम करे, दिमाग ऐसे काम करे कि दरवाजे से भेड़िए को दूर रखना है, दूर रखने वाला मतलब किसी को भगा रहे हैं, भगाने वाला नेगेटिव सेंस दे रहा है ना, किसी को हम कि मतलब अगर भेड़िया नेगेटिव हो गया उसे भगा भी रहे हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, और सिर्फ भगाने को देखें तो वो नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें पॉजिटिव दे देंगे और आंसर हमारा यहाँ से ये निकल के आ गया। अब ये देखो यूनेस्को, तो यूनेस्को कोई कीवर्ड नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपको फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये काम क्या करता है कि पूरे देश में, यूनाइटेड नेशंस में जो भी देश जुड़े हुए हैं ना पूरे दुनिया में, तो उन देशों के जो हेरिटेज साइट्स वगैरह उन्हें देखता है कि अच्छा ये पूरे देश के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें, जैसे ताजमहल है, तो ये जब पूरी दुनिया देखती है आके तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि बताओ ऐसी भी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, कितनी सुंदर है, बिल्कुल अद्भुत है ना। ऐसे एलिफेंटा, एलोरा की गुफाएं वगैरह, तो उन्हें हेरिटेज साइट्स वगैरह बना दिया। और भी जो चीज़ें हैं अलग अलग देशों में, एफल टावर वगैरह और भी चीज़ें मिल गई, उन्हें बना दिया। तो यही है, यूनेस्को उन्हें क्या करता है, या साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा फंड प्रोवाइड करा दिया। उन्हें लगा कि ये देश अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो हम उन्हें पैसा दे देंगे। तो ये एक ऐसी संस्था है कि उसे अगर लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, उसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से उसे पैसा देते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की है। लेकिन ये पैसा कहाँ से लाते हैं, तो हम सभी देश जुड़े हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम सभी देते हैं, तो फिर वो पैसा इकट्ठा हो जाता है और फिर वो अपने हिसाब से जिस देश को देना होता है उसे दे देते हैं, जिन्हें जितनी ज़रूरत होती है। इंटेलेक्चुअल का मतलब, तो इंटेलेक्ट का मतलब और इंटेलेक्चुअल का मतलब दोनों बताया था आपको। इसका मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा, ठीक है, बुद्धिमान। और इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि, समझदारी। मोरल का मतलब नैतिक, सॉलिडेरिटी का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता, एकजुटता, ये होता है, ठीक है, एक साथ मिलकर रहना, ये चीज़ हो गई। ह्यूमन काइंड का मतलब हो गया मानव जाति, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पूरे मानव जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया ह्यूमन काइंड। अब आपको इनकरेक्टली ढूंढना है, तो इसमें वो भी अच्छा, ये तो ग्रामर का सेंस हो गया, तो वो हम ग्रामर की सीरीज में देखेंगे। अब ये जो कीवर्ड्स है ना वो अगली स्लाइड में आपको मिल जाएंगे सभी, तो उसमें देखते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है रेपिटेटिव, REPETITIVE, ठीक है, रेपिटेटिव। इसका मतलब होता है बार बार होने वाला या फिर बार बार होना। कोई चीज़ बार बार हो रही, रिपीट हो रही है, बारिश हो रही बार बार, ठीक है, कुछ भी है, बार बार नुकसान हो रहा है किसी बिजनेस में, तो वो रेकरिंग, ठीक है, तो वो रेकरिंग हो गया। डिसमेंबर, अभी डिसमेंबरिंग ING पे नहीं जाना है, डिसमेंबर पकड़ो। डिसमेंबर का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स, शरीर के जो हिस्से हैं ना, बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करना। न्यूज़ में कई बार सुना होगा, इस तरह से बॉडी पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फ्रिज में भर दिया, और वो सब सुने हैं ना, तो वो डिसमेंबर करना होता है बॉडी को। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, उचित, ठीक है, पर्टिनेंट। इसका मतलब होता है रेलेवेंट, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो वो रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं, काम आएगी कि नहीं, तो वही उचित, रेलेवेंट, ठीक है, ये हो गया। पैनिक का मतलब होता है घबराना। अब मैंने बोला पैनिक, तो मैंने पैनिक्ड नहीं बोला, तो ED पे फोकस नहीं करना, ये हटाओ, पैनिक इस पे फोकस करो। ये तो पैनिक्ड पूरा उसमें आया था, तो मैंने एज इट इज लिखा था कि आपको समझ में आया, ये आया था। तो ये ED वगैरह हम बाद में देखेंगे कि थर्ड फॉर्म लग रहा है, सेकंड है कि क्या है। पेरिल का मतलब होता है डेंजर, ठीक है, जोखिम, खतरा, ये चीज़ आपको समझ आ गई। पेरिल इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। और जितने भी येलो हैं ना, ये सभी आसान कीवर्ड्स हैं, बता दे रहा हूँ, लेकिन ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। और अगर आपको ये कीवर्ड येलो वाले नहीं आते हैं तो वोकैब में आपको बहुत मेहनत करनी है, ये आपको समझ जाना चाहिए। सिनेरियो, इसका मतलब होता है स्थिति, ठीक है, परिस्थिति, सिचुएशन, यही सब होता है, तो आपको पता है। स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है नींद, ठीक है, स्लीप, ये हो गया। स्कोलास्टिक, तो ये जो स्कोलास्टिक है ना, ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ये हो गया। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि कोई भी पढ़ाई लिखाई संबंधित चीज़ की बात होगी तो वो स्कोलास्टिक। जैसे स्कॉलर कौन होता है, स्कॉलर होता है बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, ठीक है, स्कॉलर, तो उसी से निकला स्कोलास्टिक। रेगर का मतलब होता है कड़ी मेहनत, ठीक है, कड़ी मेहनत,
जैसे आर्मी वगैरह हम बहुत मेहनत कराते हैं ना ट्रेनिंग के दौरान, तो वो कड़ी मेहनत, तो वो क्या है, रिगरस ट्रेनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, रिगरस ट्रेनिंग। या आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो आपको भी रिगरसली पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है एग्जाम के। जब एग्जाम करीब आता है तब तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, तो कड़ी मेहनत। या फिर इसका मतलब क्या होता है, कड़ा डिसिप्लिन, ठीक है, कड़ा शिष्टाचार, या इसी को बोलते हैं। जैसे आर्मी में बहुत डिसिप्लिन रहता है ना, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन नहीं जो हम फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा, गलती की तो सबको सज़ा मिल रही है, तो वो होता है रिगर। सस्पेक्ट का मतलब, दो मतलब होते हैं इसका। एक तो सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, ठीक है, शक करना, संदेह करना। और एक सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध व्यक्ति। पुलिस को शक हो गया किसी पे, संदिग्ध व्यक्ति, कि इस व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो वो संदिग्ध व्यक्ति हो गया, या फिर शक में आया हुआ व्यक्ति, ठीक है, कि इस पे शक हो गया, शक में आया हुआ व्यक्ति, ये चीज़ हो गई है। तो ये समझ में आ गया आपको। ये बताऊंगा नहीं बेटर स्ट्रॉन्ग वगैरह, आपको पता है। प्रेज वगैरह ये नहीं बताऊंगा। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो एहसास होना, आपको कोई चीज़ महसूस हो रही है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा, तो महसूस होना, रियलाइज, ठीक है, ये चीज़ हो गई। या फिर सीधा बोले फील होना, आपको कोई चीज़ फील हो रही है, तो ये हो गया रियलाइज। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कॉन्टीन्यूसली, आपको पता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, तो आप तो सबसे पहले इस पे फोकस करो, प्रिडिक्टेबिलिटी पे, या फिर फोकस करो प्रिडिक्शन पे। तो आपको पता है प्रिडिक्शन अनुमान लगाना, वहीं से ये शब्द निकला हुआ है, बताया आपको। तो प्रिडिक्शन अनुमान लगाना, और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ क्या हो गई, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके, तो जिसका अनुमान, ठीक है, इसे सही से लिखता हूँ, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके। अगली बॉल पे क्या होगा, 6 या विकेट पता नहीं, ठीक है। बादल गिराए, बारिश होगी कि नहीं पता नहीं, तो अनप्रिडिक्टेबल है, बारिश हो भी सकती नहीं भी। कन्फ्लिक्टिंगली, तो कन्फ्लिक्ट पे फोकस करो। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है, बस इस पे फोकस करो। ये आईएनजी वगैरह हम बाद में देखेंगे, ये कंटेक्स्ट के हिसाब से होता है कि आईएनजी आ रहा है, ईडी आ रहा है, क्या एलवाई आ रहा है। क्लमसिली, क्लमसिली की जगह आप क्लमसी पे फोकस करो। क्लमसी, इसका मतलब होता है भद्दा, ठीक है। बेढंगा, बेढंगा मतलब अस्त व्यस्त, कि कोई भी चीज़ भद्दे तरीके से कर रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस नहीं है, पैटर्न नहीं है, कैसे भी कर दिया, कुछ भी पढ़ने लगे, तो वो क्लमसी हो गया। और वहीं से बना क्लमसिली, भद्दे तरीके से, और इसका मतलब भद्दा बेढंगा। ये समझ में आ गया आपको, तो बेढंगा ऐसे लिखा जाएगा। ब्लीक का मतलब क्या होता है, तो ब्लीक का मतलब देखो अच्छे समझने से, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसका मतलब होता है धुंधला, ठीक है। इसका मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक, ठीक है। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ये चीज़ हो गई। तो जो फ्यूचर है ना, काफ़ी ब्लीक लग रहा है, कि भविष्य अंधकार में लग रहा है, ठीक है। तो अंधकार, ये वही सेम है ना, अंधकार होना, ठीक है, ये सब है, अंधकार में होना, ब्लीक, ये चीज़ हो गई। तो नेगेटिव वर्ड है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, धुंधला, निराशाजनक, ये नेगेटिव वर्ड है। रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, ठीक है, डिस्टेंट, या जैसे बोलते हैं दूरवर्ती, बहुत दूर की चीज़ है, वो बहुत दूर है, तो वो डिस्टेंट है, रिमोट है, ठीक है। इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, इसका मतलब होता है भड़काना, ठीक है। या इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, कि आपको ये काम करना चाहिए, प्रोत्साहित करना। तो ये जो कीवर्ड है ना, ये न्यूट्रल है, जिसके साथ लग जाएगा उस हिसाब से। भड़का रहा है तो नेगेटिव, उकसा रहा है तो नेगेटिव, प्रोत्साहन दे रहा है तो पॉजिटिव। डिस्टेंट का मतलब पता है। अब ये देख लो, ये जो नॉट विथ स्टैंडिंग है और नेवरदलेस, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। इसका मतलब होता है फिर भी, ठीक है, और इसके बावजूद। कई बार बताया है आपको, कई बार, इसके बावजूद। या फिर जैसे वो बीमार था फिर भी स्कूल गया, बीमार होने के बावजूद स्कूल गया, तो दोनों का सेम सेंस। ये नॉट विथ स्टैंडिंग, ये भी सेम, ठीक है, फिर भी और इसके बावजूद, दोनों का वही सेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको। ये छोटे छोटे कीवर्ड बहुत ज़रूरी हैं। ये कीवर्ड तो बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन कई बार रिपीट होता है, इसलिए छोटा बोल रहा हूँ। इन एज मच, ये बिकॉज का काम करता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि हाँ, इसका क्योंकि वाला सेंस निकलता है, क्योंकि। इसका सेंस वाला सेंस निकलता है, सेंस, जिसका मतलब होता है चूंकि, है ना, चूंकि ऐसा हुआ इसलिए वो, क्योंकि, चूंकि, ये चीज़ें हैं। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो। जैसे रिगार्डलेस
द रिजल्ट, कि परिणाम की चिंता नहीं कर रहे, ही इज़ वर्किंग हार्ड, कि वो कठिन परिश्रम कर रहा है, उसे परिणाम की चिंता नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, बस मेहनत कर सकता तो मेहनत कर रहा है। तो ये हो गया चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये रिगार्डलेस होता है, या इसका मतलब होता है कोई फ़र्क ना पड़ना, रिगार्डलेस, कोई फ़र्क ना पड़ना। अब ये कंटेक्स्ट के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि रिगार्डलेस का मतलब कैसे निकलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स ये देख लो, ये आपका ये तो हो गया कंप्लीट अपना, ठीक है पूरा। ये अपनी क्लॉज टेस्ट की सीरीज़ चल रही है, पहले ही बताया है। 18 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, मेरी तरफ से गारंटी है, कोई भी वीडियो देख लोगे आपको पता चल जाएगा क्लॉज टेस्ट कैसे सॉल्व करना होता है। शुरुआत से सीरीज को फॉलो करोगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा क्लॉज टेस्ट में। आपका डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे, यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। आपकी टाइमिंग भी इम्प्रूव होगी और आपको अंदर से लगेगा कि हाँ क्लॉज टेस्ट ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो वहाँ पे जाके कि कितने अच्छे से समझाया है। दैट्स इट फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी PQRS वगैरह की सीरीज भी चल रही, वो आप देख सकते हो। ग्रामर की सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, आप बताना कब स्टार्ट करनी है उसे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।